हेलो स्टूडेंट, थार सीनियर सेकेंडरी स्कूल सालासर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एक पॉइंट चल रहा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले पढ़ा विद्युत क्षेत्र के बारे में, यानी छोटे छोटे कुछ पारिभाषिक शब्दावली को पढ़ा। अब इसी बात को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका व्यंजक क्या होता है और कैसे इसको ज्ञात करते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी आवेश को लेकर आए, आवेश जैसे परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज, अगर उसको हम लेकर आए तो मैंने बताई थी आपको एक बात कि जैसे ही मैं उस आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाऊंगा तो वो आवेश अपने ऊपर एक बल अनुभव करने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं विद्युत बल। तो विद्युत बल के प्रभाव में इस तीव्रता का मापन किया जाएगा। तो परिभाषा क्या है इसकी, वो सुना कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किए जाने वाले विद्युत बल की जो माप होती है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मान लिया मेरे पास कोई परीक्षण धनावेश है Q0। परीक्षण धनावेश के बारे में मैंने पहले बता दिया है, अल्प मान का एक काल्पनिक धनावेश है जो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को प्रेक्षित करता है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल, जिसको मैं सिंबल लिखूंगा सदिश F से, इस विद्युत बल और परीक्षण धनावेश का जो अनुपात है बस उसे ही कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी इसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है कि सदिश E बराबर सदिश F बटा Q0। यानी विद्युत क्षेत्र में इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल की जो माप होती है वही कहलाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या यूं कह दो, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल और परीक्षण धनावेश का जो अनुपात है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो ये तो हो गया अपना फॉर्मूला। फिर अपने को देखना है इसका मात्रक। तो देखो, हमें चाहिए E का मात्रक। फॉर्मूला क्या बनेगा, F का मात्रक बटा Q0 का मात्रक। F कौन है, विद्युत बल, बल का मात्रक न्यूटन। Q0 कौन है, परीक्षण धनावेश, इसका मात्रक होता है कूलाम। तो इसका जो मात्रक बन जाएगा वो बनेगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसके अलावा एक मात्रक और पढ़ेंगे हम संधारित्र वाले पार्ट में, वोल्ट प्रति मीटर। कहां से आएगा थोड़ा सा मैं बता देता हूं। वहां हम एक सूत्र पढ़ेंगे, E बराबर V अपॉन L, जहां V होगा विभवांतर, L होगी चालक की लंबाई। तो विभवांतर का मापन वोल्ट में किया जाता है, लंबाई का मापन मीटर में। तो इस प्रकार से बन गया एक और मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हो गया अपने पास फॉर्मूला, ये हो गया इसका मात्रक। अब देखो, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको मैं एक अन्य रूप से भी लिख सकता हूं। इस प्रकार से फॉर्मूला देखना, सदिश E बराबर लिमिट Q0 से 0 और कोष्टक में आ जाएगा सदिश F बटा Q0। इस प्रकार से आरबीएससी में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि यहाँ ये जो लिमिट लगाई है ये वाली, यहाँ इस लिमिट को लगाने का क्या तात्पर्य है। तो देखो क्यों लगाई जाती है लिमिट। ये जो Q0 है, मैंने पढ़ा था, एक परीक्षण धनावेश है, ये एक काल्पनिक धनावेश है, काल्पनिक धनावेश। इसका स्वयं का तो कोई देखो विद्युत क्षेत्र होता नहीं, बल्कि ये क्या करता है, स्रोत आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके प्रभाव को प्रेक्षित करता है। अब ये परीक्षण धनावेश इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को ज्यादा प्रभावित ना करे, या यूं कह दूं विद्युत क्षेत्र की जो उत्पत्ति है उसको प्रभावित ना करे, इसलिए इसका मान कम रखना पड़ता है। इसका मान कम रखने का मतलब हम इसकी क्या लगा देंगे, लिमिट लगा रहे हैं कि भाई Q0 का मान 0 की ओर अग्रसर है, 0 नहीं है, 0 की ओर अग्रसर है, ताकि पता चल जाए कि बहुत कम वैल्यू है, ताकि इस विद्युत क्षेत्र का जो खुद का प्रभाव है उसको ये आवेश दबा ना सके। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आया था, यूं क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था, और वहां बताया कि यहाँ लिमिट लगाने का क्या तात्पर्य है। तो हम वही बोलेंगे आंसर में कि ताकि ये परीक्षण धनावेश जो है
वो स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित ना कर सके। ये होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब चलो इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, डायरेक्शन देखो। हमने कहा विद्युत क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि, यानी हम कहेंगे वेक्टर मेजरमेंट राशि होगी अपने पास। अब सदिश राशि है तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। तो देखो इसकी दिशा किस प्रकार से निकालनी है। मैंने कहा स्रोतावेश। अब स्रोतावेश धनावेश भी है, ऋणावेश भी है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें धनावेश के लिए भी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी पड़ेगी और ऋणावेश के लिए भी विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी पड़ेगी। तो मैं दोनों की ही बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखो धनावेश के कारण, धनावेश के कारण कि भाई विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो किस प्रकार की। मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं। ये मेरे पास हो गया स्रोतावेश, मैंने ये बना दिया है, ये रहा धनावेश प्लस, ठीक है। हमें पता है स्रोत आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब मान लिया इस आवेश से कुछ दूरी पर यहां है परीक्षण धनावेश Q0, परीक्षण धनावेश या परीक्षण आवेश बोल देता हूं, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास स्रोत आवेश। हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो देखो होगा क्या कि जो धनावेश है उस धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो धनावेश से परीक्षण आवेश की ओर होती है, यानी इस प्रकार से। दोबारा सुन लेना कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो धनावेश से परीक्षण आवेश की होती है, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट ऋणावेश के कारण, इसको ऐसे याद रखना है, ज्यादा नहीं सोचना इसके बारे में कि भाई जो धनावेश है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो धनावेश से परीक्षण आवेश की ओर होती है। और ये जो इसकी ओर डायरेक्शन है ना, वो सारा का सारा जो खेल है वो विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा का है, जो अपने आगे टॉपिक आएगा। फिर एक है ऋणावेश के कारण, ऋणावेश के कारण। तो ऋणावेश के कारण देखते हैं, इसके लिए भी डायग्राम बनाऊंगा मैं। इस बार स्रोतावेश के रूप में नेगेटिव चार्ज को ले लिया, इससे उसी सीमित दूरी के ऊपर परीक्षण आवेश है Q0। सेम डायग्राम नजर आ रहा है, फर्क इतना है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है। तो स्रोतावेश ये भी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और ये भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, लेकिन अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कैसे है कि ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो परीक्षण आवेश से ऋणावेश की ओर होती है, इस प्रकार से। ये होगी सदिश E के डायरेक्शन, याद रख लोगे। दोबारा देखना, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो परीक्षण आवेश से ऋणावेश की ओर होती है, बस इतना याद रखना है। दोनों स्रोतावेश, लेकिन प्लस और माइनस की वजह से इन दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी होगी। लेकिन ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की दिशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली अक्ष के अनुदिश होती है। बाकी इस विद्युत क्षेत्र रेखा को पढ़ेंगे तो और भी विस्तार से बताएंगे। अब वापिस देख लो, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से परीक्षण आवेश की ओर होती है। ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा परीक्षण आवेश से ऋणावेश की ओर होती है। तो इसको नोट करके मैं एक लाइन लिख रहा हूं जो अपने को याद रखनी है, ताकि न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो, हर प्रकार का क्वेश्चन हम हल कर सकें। कि विद्युत क्षेत्र की दिशा लिख रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर जबकि
ऋणावेश की ओर होती है। क्या लाइन थी मैंने कि विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर जबकि ऋणावेश की ओर होती है। बस ये लाइन याद रखनी है। अब चाहे तो इससे याद रख लो और चाहे जो मैंने अभी यहाँ बोला था वैसे याद रख लो। अब डायग्राम को मैं थोड़ा सा ध्यान से बता रहा हूँ, वो देखना वापिस। मैंने लाइन लिखी विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर। देखो ये तीर का जो निशान है वो प्लस से कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, परंतु ऋणावेश की ओर। तो इस प्रकार से याद रख लो ताकि अपने आगे कोई पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन ये डायरेक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि आगे डेरिवेशन, जो बड़ी डेरिवेशन है उसको हल करते समय हमें इन बातों का पता होना चाहिए। दोबारा देख लेना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से दूर माइनस की और ऐसे याद लो, या धनावेश से दूर ऋणावेश की ओर। ये हो गया अपना एक टॉपिक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सदिश राशि है, सूत्र अपने को मिल गया था। इसकी डायरेक्शन होगी प्लस के कारण प्लस से दूर है, माइनस के कारण माइनस की ओर है। यानी धनावेश के लिए धनावेश से परीक्षण आवेश की ओर और ऋणावेश के कारण परीक्षण आवेश से ऋणावेश की ओर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र के प्रकार। सिर्फ परिभाषा और डायग्राम के लिए ही याद रखना है ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं हो। देखो विद्युत क्षेत्र दो प्रकार का होता है मेनली। नंबर एक तो हम पढ़ते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र, ये बहुत जगह आएगा, या इसको हम बोल देते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। एक हम पढ़ेंगे असमरूप विद्युत क्षेत्र। असमान भी बोल देते हैं। परिभाषा किस प्रकार से, वो देखो कि ऐसा विद्युत क्षेत्र, पहले इसकी बता रहा हूं, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण और दिशा दोनों एक समान होते हैं। जो परिमाण हमें दे रखा है वो और साथ में इसकी डायरेक्शन दोनों ही एक समान होते हैं, उसे हम कहते हैं एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र। दोबारा सुन लेना कि जब डेरिवेशन हल करें और कहीं नाम आ गया समरूप विद्युत क्षेत्र तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें परिमाण और दिशा दोनों एक समान होते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और देखो डायग्राम में पहचान कैसे होगी कि एक समान विद्युत क्षेत्र को समान दूरी पर व्यवस्थित समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत बल रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। ये मैं बना रहा हूं विद्युत क्षेत्र रेखा जो एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। ये तो अगर ऐसा डायग्राम आ जाए तो समझ लेना ये कौन सा विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र। याद रखना पड़ेगा अपने को कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें परिमाण और दिशा, जो परिमाण और डायरेक्शन दोनों एक समान है, बस इसको कहते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। और समरूप विद्युत क्षेत्र को समान दूरी पर, देखो बीच की दूरियां बराबर है, समान दूरी पर स्थित समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो कुछ बुक है जिनमें विद्युत क्षेत्र रेखा दे रखी है, कुछ में विद्युत बल रेखा दे रखी है, लेकिन विद्युत बल रेखा के बजाय विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहना उचित है क्योंकि हम ज्यादा बात विद्युत क्षेत्र की ही कर रहे हैं। ठीक है, अब है असमरूप विद्युत क्षेत्र। परिभाषा कैसे होगी कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें परिमाण समान परंतु दिशा भिन्न हो, या परिमाण असमान परंतु दिशा समान हो, या परिमाण व दिशा दोनों भिन्न भिन्न हो। दोबारा परिभाषा सुन लेना कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें परिमाण समान परंतु दिशा भिन्न हो, या परिमाण असमान परंतु दिशा समान हो, या परिमाण और दिशा दोनों ही अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, उसको हम कहते हैं असमरूप विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं?
असमरूप विद्युत क्षेत्र। बस इन लाइनों से याद रखना। अब देखो परिमाण समान परंतु दिशा भिन्न क्या कहलाता है? असमरूप। चलो इसका एग्जांपल के लिए डायग्राम आ जाएगा। जैसे देखो ये बढ़ गया असमरूप विद्युत क्षेत्र, इस प्रकार से हो सकता है। अब दिशा समान हो परिमाण असमान हो तो आप ऐसे बना सकते हो। डायरेक्शन सेम है परंतु इसका जो परिमाण है वो क्या है? असमान। इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र कहलाता है असमरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब इसमें एक लाइन बोल रहा हूं मैं कि जो एकल बिंदुवत आवेश होता है, इसको याद रखना, स्टार करके या नोट करके लिख सकते हो आप कि एकल बिंदुवत आवेश, बिंदुवत आवेश अपने चारों ओर असमरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये लाइन याद रखनी है अपने को कि एकल बिंदुवत आवेश अपने चारों ओर असमरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसकी हम चित्र बनाकर व्याख्या कहां करेंगे? जब मैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं पढ़ाऊंगा तब हम वहां इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। आप वहां देखकर पहचान कर लोगे कि वास्तव में असमरूप विद्युत क्षेत्र है या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एकल बिंदुवत आवेश अपने चारों ओर सदैव असमरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये हो गया विद्युत क्षेत्र का प्रकार। दो होते हैं, समरूप असमरूप। परिमाण दिशाएं दोनों एक समान है तो समरूप है, परंतु ये वाली जो तीन कंडीशन जहां लागू हो जाए समझ लेना असमरूप विद्युत क्षेत्र। लेकिन आपको डायग्राम देखकर पहचान होनी चाहिए कि विद्युत क्षेत्र समरूप है या असमरूप। अगर डायग्राम ऐसे बना हुआ है मतलब जो विद्युत बल रेखाएं वो समान दूरी पर स्थित समांतर बल रेखाओं के रूप में अगर प्रदर्शित हैं तो आप समझ लेना कि वो एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। परंतु केवल एकल बिंदुवत आवेश की बात करता है तो समझ लेना कि वह कौन है? असमरूप विद्युत क्षेत्र। ये हो गए विद्युत क्षेत्र के प्रकार। अब देखो आज डेरिवेशन करते हैं जहां से एग्जाम में न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो जो अपना अगला टॉपिक है मेन भी है, रीडिंग याद रखनी है कि बिंदुवत आवेश, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। डेरिवेशन है, ध्यान से समझना इसको। कह रहा है एक बिंदुवत आवेश है यानी स्रोत आवेश, ठीक है, जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसके कारण किसी बिंदु पर यानी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है मेरे पास, उस बिंदु को हम कहेंगे प्रेक्षण बिंदु। तो प्रेक्षण बिंदु कौन सा होता है? प्रेक्षण बिंदु वो बिंदु है जहां हम विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे, इसलिए प्रेक्षण बिंदु बोलते हैं। आप समझ जाना, या तो ई पूछ रहा है या बी पूछ रहा है, पर हमें व्यंजक किसका निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालना है। अब देखो खेल तो डायग्राम का, हमें करना क्या है? हमें यह पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। देखो सूत्र से ही सूत्र को व्युत्पन्न किया जा रहा है। तो पहले बना देता हूं एक बिंदु है, इस डायग्राम को देखना थोड़ा सा ध्यान से। ये मान लिया कि मेरे पास यहां कोई बिंदु O है, इस बिंदु O पर स्रोत आवेश स्मॉल q रखा गया है। नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव की वैरायटी थोड़ी चाहता है तो धनावेश ले लेना अगर नहीं कह रखा हो। हमें पता है ये स्रोत आवेश है। स्रोत आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब ये विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर मान लो इस बोर्ड में, ठीक है। हमने क्या किया, इस विद्युत क्षेत्र में इस स्रोत आवेश से स्मॉल r दूरी पर यहां कोई प्रेक्षण बिंदु P ले लिया, वो बिंदु जहां मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, ये दूरी है इसकी, ठीक है। सुविधा के लिए हमने क्या ले लिया? परीक्षण आवेश Q0 ले लिया, क्योंकि ये वो आवेश है जो हमें यह बताएगा कि स्रोत आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है या नहीं है।
अब वही बात कि जब कोई परीक्षण आवेश किसी स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में आता है तो अपने ऊपर कूलाम्बीय बल अनुभव करता है। विद्युत बल भी लग सकता है, लेकिन क्यू की वजह से हम कूलाम्बीय बल लेंगे। कैसे पता चला? एक आवेश तो ये रहा और एक आवेश ये रहा, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र में जब ये आवेशित कण पहुंचेगा तो इसको बल महसूस होगा। उस बल को बोलते हैं कूलाम्बीय बल। अब कूलाम्बीय बल को हम सिंबल F से लिखेंगे, और कूलाम्बीय बल की दिशा E की दिशा के जैसे ही ज्ञात की जाती है। कैसे पता चलेगा? चलो E की डायरेक्शन देखो, विद्युत क्षेत्र की, तो हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो देखो, ये धनावेश, ये परीक्षण आवेश अभी बताया था, धनावेश से किसकी ओर? परीक्षण आवेश की ओर, ये लो आगे की ओर बढ़ा दिया इस प्रकार से, ये आगे सदिश E की दिशा। अब E की दिशा इस तरफ है, ये कोई परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश प्लस आवेश होता है, तो जब परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र में आता है तो विद्युत बल भी तो अनुभव करता है। एक पिछले वाले वीडियो में एक बात बताई थी मैंने कि जब धनावेश विद्युत क्षेत्र में आता है तो लगने वाले विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। इसका मतलब यहाँ जो कूलाम्बीय बल लगेगा उसकी भी डायरेक्शन मुझे कहाँ मिलेगी? इसकी तरफ मिल जाएगी। इस सदिश F को हम कहते हैं कूलाम्बीय बल। और कूलाम्बीय बल का व्यंजक हमने पहले ही पढ़ा था, मैं एक बार यानी देता हूँ अपनी सुविधा के लिए। F बराबर K Q1 Q2 बटा R²। जहाँ Q1 और Q2 वो दोनों बिंदु आवेश, R कौन है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। K कौन है? कांस्टेंट है। माध्यम नहीं दे रखा हो तो वायु या निर्वात होगा। तो सबसे पहले इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम्बीय बल निकालते हैं। तो देखो कैसे याद करेंगे, इसको लिख देंगे हम सदिश रूप में कि सदिश F बराबर हमने पढ़ रखा है K Q1 Q2 बटा R²। माना Q1 Q है, Q2 Q0 है, तो ये बन जाएगा Q0 बटा R² इंटू R के। ये आगे समीकरण 1। देखो इसी सूत्र से इसको लिखा है, जहां R के कौन है? इकाई सदिश, किसकी दिशा में? सदिश F की दिशा में, तो R के की दिशा भी आपको यही मिल जाएगी, क्योंकि F की डायरेक्शन इधर है तो R के की भी इधर ही है। हमें निकालना क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से अभी व्यंजक आया था, सदिश E बराबर होता है सदिश F बटा Q0। ये आगे समीकरण 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दो, यानी F की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो ये बन जाएगा सदिश E बराबर K Q0 बटा R², साथ में बटा में कौन है? Q0 इंटू R के। इससे ये कटेगा और हमें जो व्यंजक मिलेगा वो मिलेगा सदिश E बराबर KQ बटा R² इंटू R के। ये तो हो गया इसका सदिश रूप। ये आगे अपने पास समीकरण 3। समीकरण 3 कौन है? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक समीकरण। इतनी सी डेरिवेशन है, आप इसको शॉर्ट में से कर सकते हो। E बराबर KQ बटा R²। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक समीकरण है। अब इसको मैंने एक सुविधा के लिए बना दी समीकरण 4। जो समीकरण 4 है वहां से अपने को एक बात सीखने को मिल गई कि E और R के बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन होने का मतलब क्या हो गया कि K कांस्टेंट, स्रोतावेश का मान निश्चित है। अगर इनको हटा दिया जाए तो हमें नया इस प्रकार से फॉर्मूला मिल जाएगा कि E व्युत्क्रमानुपाती है R²। इसका मतलब जैसे जैसे स्रोतावेश से प्रेक्षण आवेश की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा, यानी जब R बढ़ेगा वैसे वैसे E का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ये प्रेक्षण बिंदु अनंत पर चल जाए, यानी कि जब R बराबर अनंत, इनफिनिट अवस्था अगर दे दे तो हमें पता है उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये E और R² के बीच में निर्भरता आ गई। अब आप चाहो तो वक्र बना सकते हो दोनों के लिए। कैसे? इस प्रकार से x y तल ले रखा था, इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा, इधर मैंने R की डायरेक्शन ले ली। अब E और R² के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है, तो हमें पता है व्युत्क्रमानुपाती वाला वक्र बन जाएगा। ये लो E और R² के बीच में। अब ये बिंदु O है, अब ये दूरी को तो प्रदर्शित कर रहा है। ये हमें क्या बता रहा है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे देखो विद्युत क्षेत्र कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है विद्युत क्षेत्र कम हो रहा है, और अनंत वाली अवस्था पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे एक छोटा सा पॉइंट है जो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।